Hey you, what's up? Welcome to my channel Study Hub। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया एक सीरीज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का। ठीक है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों के सामने हम कुछ नए तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश किए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोगों को भी आगे बढ़ना होगा। So I have tried another way to represent this subject. Okay. इन प्रीवियस हम लोग जैसे कि पेपर एंड पेन में क्लास वगैरह किए हैं, लेकिन अभी हम लोग कोशिश किए हैं डिजिटल बैकग्राउंड के साथ ये क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सो आई होप ये क्लास का सेशन एंजॉय कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो डिजाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को लेकर हम कुछ बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट का इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत फियर रह जाता है, लेकिन मेरे बात का यकीन मानिए कि मैं जिस तरह से इस टोटल कोर्स का प्लानिंग किया हूं, उस हिसाब से अगर आप लोग मेरे साथ चलिएगा तो आई थिंक ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान लगेगा आप लोगों को। ठीक है, डरने का कोई बात नहीं है, बहुत ही एक इजी सब्जेक्ट है डिजाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग थॉरोली बहुत ही इजी तरीके से जैसे कि हमने सीखा है उसी तरह से हम कोशिश करेंगे आप लोगों को सिखाने का। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, ये पहले देख लेते हैं। ठीक है, सो आप लोगों के सामने ये एक इमेज आ रहा है। ठीक है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जॉइंट वगैरह है, बहुत सारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है उस स्ट्रक्चरल एलिमेंट को कनेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये सब के बारे में क्यों, कहां पे क्यों ये सब जरूरत हुआ, इसी के बारे में ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब पहले एक विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग ये पिक्चर को शो किए हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे कि सब्जेक्ट में मेरा टॉपिक क्या रहेगा। ठीक है, टॉपिक मेरा पहले इंट्रोडक्शन, जैसे कि आज का सेशन इंट्रोडक्शन सेशन ही है। ओके, ये इंट्रोडक्शन सेशन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे कि इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पिक्चर में देखे थे कि यहाँ पे कुछ जॉइंट वगैरह है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जॉइंट वगैरह है कि दो तीन स्ट्रक्चर एलिमेंट, ये सब स्ट्रक्चर एलिमेंट एक सिंगल पॉइंट में कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो किस तरह का कनेक्शन है, कनेक्शन बहुत तरह का हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिखाई दिया है कि ये रिवेटेड कनेक्शन है, आगे जाके सारा का सारा काम आप लोगों को पता चल जाएगा। रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, तो ये हर एक डिफरेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट को क्या किया गया है, यहाँ पे कनेक्टेड किया गया। तो इसी कनेक्शन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसी कनेक्शन के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सेकेंड जो मेरा मॉड्यूल रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट जो रहेगा डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। ओके, टेंशन मेंबर के बारे में। लोड सबको पता है कि लोड, बेसिक लोड तीन तरह का होता है। तीन तरह का बेसिक लोड होता है, टेंसाइल, कंप्रेशन एंड और एक आता है शेयर। ओके, तो ये तीनों लोड को कैरी करने के लिए हम लोग डिफरेंट वे में स्ट्रक्चरल एलिमेंट को प्लेस करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो पहला आता है बहुत ही बेसिक लोड, टेंसाइल लोड को कैरी करने के लिए किस तरह का मेरा स्टील सेक्शन को लेना पड़ेगा, किस तरह से डिजाइनिंग करेगा, ये सब फैक्टर आएगा। बिल्कुल उसी तरह से कंप्रेशन मेंबर को भी कैरी करना, कंप्रेशन लोड को भी कैरी करने के लिए कंप्रेशन मेंबर हम लोग को डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसी के साथ मेरा आता है स्टील रूफ ट्रस। स्टील रूफ ट्रस ये इन जनरली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में देखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो पिक्चर हम लोग देख रहे थे, ये जो आप लोगों के सामने पिक्चर है, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मतलब इंडस्ट्रियल जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिए कि स्टील को कुछ इस तरह से वो लोग असेंबल किया है ताकि आपको बहुत बड़ा से एक हॉल की तरह, फैक्ट्री का जो रूम होता है, बड़ा हॉल उस तरह का मिले। तो ये जनरली रूफ ट्रस के अंदर आता है। ठीक है, रूफ जो हम लोग बनाते हैं इन जनरली इसके अंदर देखिएगा, हम लोग देखेंगे आगे जाके। अब हम कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि ट्रायंगुलर शेप का हम लोग स्ट्रक्चरल एलिमेंट को कुछ इस तरह से असेंबल करते हैं, वो शेप कुछ ट्रायंगुलर शेप का हो जाता है। ठीक है, अब ये रहा मेरा रूफ ट्रस, इसको हम लोग सिंपली ट्रस बोलते हैं। ठीक है,
तो हम लोग इसके बारे में आगे जाके देखेंगे। और क्या पॉइंट रहा? बीम्स, ऑब्वियसली दिस इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, सो बीम के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। इन आरसीसी वी हैव सीन बीम्स डिजाइन किए, गार्डर डिजाइन किए फॉर ब्रिजेस, यहां पे भी हम लोग को बीम का डिजाइनिंग करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कॉलम बेस। कॉलम बेस में क्या होता है? ऑल जो लोड, अपकमिंग लोड को हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड में ट्रांसफर करते हैं थ्रू कॉलम बेस, तो उस कॉलम बेस को डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक वी हैव टू कवर इन दिस सब्जेक्ट, डिजाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि कुछ यहां पे आप लोगों के सामने जो पिक्चर शो हो रहा है, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। कहां पे है ये? अमेरिका। ठीक है, सो सबको पता है कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को डिमोलाइज किया गया है बाय टेरर अटैक, सबको पता है ये बात, बहुत डरावना खतरनाक वाला बात था। तो हम लोग को यहाँ पे जो जानना है कि ये टोटल बिल्डिंग जो है वो बनाया गया था फुल्ली स्टील, ठीक, स्टील स्ट्रक्चर था ये, इसीलिए हम लोग को ये पिक्चर यहाँ पे शो करने का जरूरत हुआ। ठीक है, तो हम लोग बहुत हाई राइज बिल्डिंग को भी बनाने के लिए स्टील स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। बहुत सारा अभी ये जो आप लोग के सामने पिक्चर शो हो रहा है, ये भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि डिमोलाइज करने के बाद ये जगह स्पेस खाली रहेगा, उसका जस्ट बगल में ही ये सिंगल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी डिजाइन किया, कंस्ट्रक्शन किया गया, ऑलरेडी कंप्लीटेड ये कंस्ट्रक्शन, ये भी फुल्ली स्टील स्ट्रक्चर से बनाया गया। ठीक है, मोर देन आई थिंक ये 110 फ्लोर के भी ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा, इसको बनाया गया है। ठीक है, ये भी वही उसी जगह पे ही लोकेटेड है। अब हम लोग देखेंगे कि चेना ब्रिज। ठीक है, चेना ब्रिज, ये इसको लेकर हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पोजीशन में रेलवे ब्रिज। ठीक है, ये हम लोग को बहुत प्राउड फीलिंग वाला बात है। ये चेना ब्रिज भी फुल्ली स्टील स्ट्रक्चर का ही डिजाइन है, फुल्ली स्टील से बना हुआ है। ठीक है, इसका हाइट तो इतना माना जाता है कि इसके अंदर एक आईफेल टावर खड़ा कर दें तो उससे भी ज्यादा ऊंचा होगा ये ब्रिज, तो काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, वैली के बीच में ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन किया जाए, अंडर कंस्ट्रक्शन में है ये। ओके, नेक्स्ट सबको पता है ये पिक्चर हावड़ा ब्रिज, सबको पता है ये कोलकाता में लोकेटेड है। ठीक है, ये ब्रिज भी हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का बात है, फुल्ली कंस्ट्रक्टेड बाय स्टील। ठीक है, इन बिटवीन देयर इज नो पिलर, ये ओवरहैंगिंग ब्रिज है ओवर द गंगा रिवर। ठीक है, और हम लोग देख पा रहे हैं हर एक स्टील एलिमेंट को किस तरह से वो ज्वाइन करके, हर एक स्टील मेंबर को एक के साथ एक कनेक्ट करके ये टोटल स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। ठीक, तो ऑब्वियस बात है, अब तो अंदर में एक बेचैनी फील हो रहा है कि भाई कब कैसे इसको डिजाइनिंग किया गया है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग ये पिक्चर को शो किए ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ भाई स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ छोटा मोटा ब्रिज भी हो सकता है, यहाँ पे किसी भी तरीके से बिल्डिंग जो है अभी बनाया जा रहा है स्टील से, ज्यादातर प्रेफरेबल है स्टील का बिल्डिंग। अभी ये भी एक ब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज बन रहा है, स्टील का है। अच्छा, तो ये था स्टील के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज। अब हम लोग टॉपिक में आते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कुछ आज डिजाइनिंग का कुछ है ही नहीं, जस्ट ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन पार्ट में जो टॉपिक हम सिलेक्ट किए हैं, टॉपिक आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि व्हाई इज स्टील। सबके दिमाग में ये ख्याल रहना चाहिए कि स्टील को ही क्यों सिलेक्ट किया गया है, देयर इज अदर मटेरियल्स। ठीक है, तो स्टील क्यों, इसके अंदर क्या खासियत है, ताकि ये एक स्ट्रक्चरल मटेरियल्स के हिसाब से स्टील को हम लोग सिलेक्ट करना पड़ा, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स हम लोगों को जानना है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सेक्शन, तो स्टील को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसका रॉ मटेरियल को हम लोग निकाल के क्या फॉर्म में देने के बाद उसको हम लोग एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर यूज कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। डिजाइन करने के लिए कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए, जिसके आधार पर उसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, तो ये हम लोग को जानना जरूरी है। और ये हम लोग देखेंगे एज पर IS 800 1984 एंड IS 800 2007।
अच्छा, कोड के बारे में आई थिंक सबको नॉलेज हो गया है, ठीक है। कोड कुछ नहीं, एक गाइडलाइन है, एक रेफरेंस गाइडलाइन बुक है, जिसमें आपको डिजाइन करने के लिए वहां से रेफरेंस लेना पड़ेगा। आप जिस तरह का डिजाइन करना चाहते हैं उस तरह का डिजाइन करने के लिए जो जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, डेटा चाहिए, सारा डेटा एक सेपरेट बुक में प्रोवाइड किया गया है, यही है कोड बुक। तो कोड बुक का बहुत सारा वर्जन हो सकता है। सिलेबस के अनुसार में हम लोग यहाँ पे IS 800 1984 वाला को यूज करेंगे और साथ में 2007 एडिशन को भी हम लोग रखेंगे साथ में। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ लोड। अब ये हम लोग इतना सारा डिजाइन करने के लिए अल्टीमेटली क्या लोड, किस तरह का लोड आने वाला है, तो उस तरह का सब लोड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। और हर एक लोड के लिए, हर एक टाइप ऑफ लोड के लिए डिफरेंट कोड यूज होता है, उस कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिजाइनिंग, ठीक है, मेथड ऑफ डिजाइनिंग। तो मेथड ऑफ डिजाइनिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि डिजाइन करने का मेथड क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग एक अच्छा सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो बेहतर होगा, ठीक है। हम इसका यही नाम रखेंगे, मेथड ऑफ डिजाइनिंग बोल के एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उस वीडियो में हम इसके बारे में टोटल डिस्कस करेंगे अच्छे से सेपरेटली। अब हम लोग चलते हैं कि स्टील के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस है जिससे हम लोग को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग देख लेते हैं। एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टील हैज, मतलब स्टील के अंदर क्या क्या चीज है, तो क्या बताया जा रहा है कि हायर स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। ऑब्वियस बात है कि ये बाकी जितना सारा मटेरियल्स है वो सारा मटेरियल्स से ज्यादा ये टेंसाइल लोड कैरी कर सकता है एज वेल एज कंप्रेशन लोड को भी कैरी कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग स्टील को ही सिलेक्ट किए। ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है, वेरी गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक देखो, कुछ दिन पहले दिल्ली में एक सेंटर हुआ था उसका, एक अर्थक्वेक का। इन प्रीवियस क्या होता था, कहीं इंडिया के बाहर किसी जगह पे उसका सेंटर होता था, उसका प्रभाव इंडिया में देखने को मिलता था। लेकिन हम लोग अब खतरे का जोन में है, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो शिवालिक हिमालय है नॉर्थ साइड में, ये बहुत ही डेंजरस मतलब जोन है अर्थक्वेक के लिए। तो हम लोग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। इन ट्रेडिशनल वे में जो सब डिजाइनिंग चलते आया है, आप लोगों को उसका अपग्रेड करना होगा, नहीं तो ये अर्थक्वेक हो गया, छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो स्ट्रक्चर को हम लोग स्टेबल नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इट इज वेरी नेसेसरी टू अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाना। ओके, अब अर्थक्वेक में क्या होता है, वहां पे तीन तरह का लोड होता है, ठीक है। तीन डायमेंशन उसका लोड होता है। एक तो अप डाउन करता है, दूसरा क्या होता है हॉरिजॉन्टली मूव करता है, साइड बाय साइड या आगे पीछे हो सकता है। तो ये थ्री डायमेंशनल जो लोड है इसी को रेजिस्ट करना। अप एंड डाउन वाला लोड को रेजिस्ट करने के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होता। मेन होता है जो सेकिंग होता है, हॉरिजॉन्टली सेकिंग होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। अब हॉरिजॉन्टली सेकिंग यही शेयर लोड का मेन मतलब शेयर लोड यहां पे काम करता है, ठीक है। तो स्टील शेयर स्ट्रेस को भी, शेयर स्ट्रेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ये चीज देखा गया। इसीलिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग में स्टील का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। अच्छा, सो हाँ, तो हम लोग क्या कहां पे थे, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के लिए स्टील बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ओके, यहां पे स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक हुआ था, इसलिए ई लिखा गया है। ओके, अब हाई क्वालिटी कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी, इस बात को थोड़ा ध्यान देना होगा। हाई क्वालिटी कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी। अच्छा, एक्चुअली हम लोग इससे पहले जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट वगैरह देख रहे थे उसमें बहुत सारा रेक्टेंगुलर शेप का स्टील का एलिमेंट था, कुछ एंगल सेक्शन था, कुछ टी सेक्शन था। ये जो जितना सारा एलिमेंट है इसको एक्चुअली फैब्रिकेट किया जाता है वर्कशॉप में। ओके, ये सब वर्कशॉप में फैब्रिकेट किया जाता है और वर्कशॉप से ये कंस्ट्रक्शन साइट में आके उसको असेंबल किया जाता है। तो कोई भी चीज को हम लोग वर्कशॉप में बहुत अच्छे तरीके से उसको बना सकते हैं, जितना ना हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट में बना सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट में हम लोग का क्वालिटी उतना अच्छा से मेंटेन नहीं होता, लेकिन उसको हम लोग अच्छे से
घर पे बनाएंगे, मान लो कि घर पे कुछ चीज को बना के लेकर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ज्यादा क्वालिटी मेंटेन होता है। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे कि इसका क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और हम लोग बहुत सारा टेस्ट वगैरह करके उसको साइड में लेके आते हैं, तो उसको एक रिलायबिलिटी रहता है कि नहीं ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है, वेरी इजी एंड फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन। फैब्रिकेशन प्रोसेस जो है वो भी बहुत फास्ट होता है। कुछ नहीं, फैक्ट्री में रॉ स्टील का जो मटेरियल्स आता है उसको हम लोग कटिंग कर सकते हैं, असेंबल मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं ये सब, ठीक है। तो फैब्रिकेट करना बहुत इजी है फॉर वर्क। अब वहां से फैब्रिकेशन के बाद उसको हम लोग लेके आते हैं और असेंबल करते हैं, ठीक है, यही काम है। अच्छा, हम लोग कुछ दिन पहले सुने थे कि चाइना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया कि विद इन 1 डे वो लोग 30 फ्लोर का एक बिल्डिंग बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, आज से 2-3 साल पहले का बात है आई थिंक। तो सब लोग चौंक गया, भाई एक दिन में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकता है? कर सकता है, कुछ नहीं, पहले से डिजाइनिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, सारा इक्विपमेंट रेडी है, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उसको पहले से डिजाइन करके कितना पोर्शन में कितना चाहिए बना के रख दिए है। बस हम लोग क्या किए, उसको वर्कशॉप से लेके कंस्ट्रक्शन साइट में असेंबल कर दिए। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कर सकते हैं अगर आपके पास सही तरीके से मैनेजमेंट है, आपका अच्छा मैनेजमेंट क्वालिटी है, सब चीज को टोटल प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए अगर अच्छे से आपका सारा का सारा बंदोबस्त किया गया है, इक्विपमेंट रेडी है, तो ये बहुत आसान काम है, ठीक है। तो इन स्टील स्ट्रक्चर ये संभव है, लेकिन आरसीसी में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? सबको पता है कि आरसीसी स्ट्रक्चर में एक दिन का कंप्लीट करने के बाद मिनिमम 15 डेज हम लोगों को उसको वेट करना पड़ता है और डीशटरिंग करने के लिए। उससे पहले हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और ये भी जानते हैं हम लोग कि उसका स्ट्रेंथ गेन करने के लिए मिनिमम 28 डेज लगता है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेकिन इन स्टील स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पहले से फैब्रिकेट करके उसको जाके असेंबल कर देंगे, स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। अब फ्लोर का बात, रूफ का बात है, वो धीरे धीरे बाद में भी कर सकते हैं। एक टोटल स्केलेटन स्ट्रक्चर को हम लोग खड़ा कर देंगे, बाद में हम लोग रूफ बना सकते हैं, ठीक है। तो यही खासियत है स्टील स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, वेरी इजी प्रोसेस ऑफ ऑल्टरेशन। वेरी इजी प्रोसेस ऑफ ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब कि हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं, स्टील को काट के छोटा कर सकते हैं, फिर जॉइंट लगा के उसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टील का एलिमेंट है, अगर स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, उसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 10 किलो न्यूटन लोड लेने के लिए एक आपका क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट सफिशिएंट है, लेकिन वहां पे मान लेते हैं कि 100 किलो न्यूटन लोड है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस एक के साथ और 10 स्ट्रक्चरल एलिमेंट, सेम स्ट्रक्चरल एलिमेंट को असेंबल करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाना पड़ेगा, ताकि वो अपकमिंग 100 किलो न्यूटन लोड को ले सके, ठीक है। तो लोड के बढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल एलिमेंट को ज्वाइन करके उसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, चाहे वो कॉलम हो या बीम हो, उसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। लोड घटने के साथ साथ हम लोग स्ट्रक्चरल एलिमेंट को छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाके ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, ये क्या बोल रहा है कि ऑक्युपाइड लेस परसेंटेज ऑफ फ्लोर एरिया। सिंपल बात है कि लोड के बढ़ने के साथ साथ कॉलम का एरिया बढ़ जाता था, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर कंपेयर टू आरसीसी कॉलम, ये स्टील कॉलम में बहुत कम स्पेस लेता है। तो मेरा जो एक मेन एरिया रहेगा, घर का फ्लोर एरिया जो रहेगा, वो कंपेयर टू स्टील आरसीसी ये ज्यादा होगा, ओके। 100% स्क्रैप वैल्यू। ये स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? 100% स्क्रैप वैल्यू, ये स्क्रैप वैल्यू होता है आपका कि कोई बिल्डिंग का एक लाइफ टाइम खत्म हो गया। मान लेते कि 100 इयर्स एक बिल्डिंग का लाइफ टाइम है, 100 इयर्स कंप्लीट हो गया। अब उस बिल्डिंग को क्या कर सकते हैं हम लोग, डिमोलाइज करके उसको खत्म करना है, ठीक है। अब डिमोलाइज करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल रह गया, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल अगर वो आरसीसी कंस्ट्रक्शन था तो टोटल कॉस्ट का ओनली 10% उसको मिलेगा। कितना? टोटल कॉस्ट का ओनली 10% उसका स्क्रैप वैल्यू मिलता है, मतलब उसको बेचने के बाद 10% मनी बैक कर सकता है। लेकिन अगर वो स्टील स्ट्रक्चर है तो वो 100% उसका स्क्रैप वैल्यू होगा,
मतलब एक बिल्डिंग का लाइफ टाइम खत्म होने के बाद भी रॉ मटेरियल्स को जो प्राइस उस टाइम था बनाने के टाइम, अभी डिमोलाइज करने के बाद भी प्राइस वही रहेगा 100% स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, सैल्वेज वैल्यू क्या होता है, ये सब कॉन्ट्रैक्शन अकाउंट्स चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा इसी चैनल में कॉन्ट्रैक्शन अकाउंट्स के लिए अलग एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग जाके वहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, वेरियस सेक्शन अवेलेबल इन प्रीकास्ट फॉर्म, वेरियस सेक्शन अवेलेबल इन प्रीकास्ट फॉर्म। मान लेते हैं कि इन आरसीसी बिल्डिंग में हम लोग को बीम बनाना था, तो बीम का साइज का शेप क्या होता था, रेक्टेंगल शेप का बीम होता था, ये सबको पता है। अब ये रेक्टेंगल शेप का बीम प्रीकास्ट होता था, जनरली नहीं होता था। अब प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक भी होता है, लेकिन इन जनरली ये प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक हर टाइम हम लोग बना नहीं सकते, लेकिन स्टील स्ट्रक्चर होगा तो वो कॉलम हो या बीम हो, कुछ भी हो, जो भी सेक्शन यूज करेंगे वो प्रीकास्ट ही होगा, वो उसका फैक्ट्री में पहले से फैब्रिकेशन ही रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज है, जिसी शेप में चाहेंगे उसी शेप का प्रीकास्ट ऑलरेडी स्ट्रक्चरल एलिमेंट हम लोग के पास रहता है। नेक्स्ट है लॉन्ग लाइफ बिकॉज ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी अगेंस्ट टाइम। अच्छा, टाइम के साथ साथ ये अपना प्रॉपर्टीज जो है उसको लॉस नहीं करता है, ठीक है। टाइम के साथ साथ प्रॉपर्टीज लॉस नहीं होता है, उसका जो स्ट्रेंथ उस टाइम लेने का क्षमता था अभी भी वैसा ही क्षमता रहेगा। ऐसा नहीं कि टाइम के साथ साथ उसका स्ट्रेंथ लेने का क्षमता घट जाता है, ऐसा नहीं, वो प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, ओके। तो ये था कुछ एडवांटेजेस ऑफ स्टील, जिसके कारण हम लोग स्टील को एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल्स यूज करते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में, ओके। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्शन के बारे में, ठीक है, टाइप ऑफ सेक्शन के बारे में। तो आप लोगों के सामने जो अभी दिख रहा है, जो सेक्शन आप दिख रहा है वो है आई सेक्शन, ठीक है, ये एक आई सेक्शन है। अच्छा, अब ये आई सेक्शन जो है इसका बहुत तरह का नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम लोग, ISJB। तो ISJB से हम लोग बोल सकते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, क्या बोलेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। नीचे लिखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। अब हाथ से मैं पैड में टाइप कर रहा हूं, राइट कर रहा हूं, इसलिए हैंडराइटिंग बहुत खराब होगा, ठीक है। तो बस समझने के लिए आई थिंक ये काफी है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। उसके बाद क्या हो सकता है, ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, मीडियम वेट, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, ठीक है। ये हो गया ISMB। और क्या है, ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम। क्या, लाइट वेट, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम, ओके। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या देखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड ISWB। ये क्या बोल रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, वाइड फ्लेंज बीम। अच्छा, अब ये जो पिक्चर यहां पे शो हो रहा है, इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेंज, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेंज। और ये उसका हाइट होता है, इसको क्या बोलते हैं, डेप्थ बोल सकते हैं या हाइट बोल सकते हैं। और इसका नाम दिया गया है वेब, क्या बोलते हैं इसको, वेब, इसको क्या बोलते हैं, वेब, ठीक है। ये वेब हाइट हुआ या वेब लेंथ हुआ, और ये उसका फ्लेंज का थिकनेस, ठीक है। तो ये जो बात है ISWB, इसमें बोला जा रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज, मतलब उसका क्या होगा, फ्लेंज जो होगा ये वाइड होगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ISHB।
ISHB में क्या बोल रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम। तो इस तरह से आई सेक्शन का, बहुत तरह का आई सेक्शन होता है, उसको हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, नाम से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये किस तरह का बीम है। ओके, अच्छा, हम लोग जो देखेंगे कि इसको प्रॉपर तरीके से अगर नोमेनक्लेचर करना है तो इन जनरली क्या रहता है, इन जनरली हम लोग देखते हैं लिखा रहता है IS, मान लेते कि LB और यहां पे साथ में लिखा है 200। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम हैविंग अ डेप्थ ऑफ 200 मिलीमीटर। ये 200 मिलीमीटर में उसका डेप्थ को शो करता है, इसका डेप्थ को शो करता है, डेप्थ को शो करता है। ISLB 200 मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम हैविंग अ डेप्थ ऑफ 200 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मान लेते कि ISLB और यहां पे दिया है 500 एट द रेट 735 न्यूटन पर मिलीमीटर, सॉरी मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये टोटल एक कंप्लीट सिंगल लाइन में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम हैविंग अ डेप्थ ऑफ 500 मिलीमीटर, ये यहां पे जो नंबर रहता है वो डेप्थ को शो करता है। ठीक है, वो क्या करता है, डेप्थ को शो करता है, 500 मिलीमीटर का डेप्थ है, और साथ में ये 735 न्यूटन जो दिया हुआ है, एक बीम का पर मीटर लेंथ कितना लोड कैरी कर सकता है उसको दिया हुआ है। पर मीटर लेंथ में वो कितना लोड कैरी करेगा, 735 न्यूटन। ठीक है, तो हम लोग कंप्लीट इस नोमेनक्लेचर से एक बीम के बारे में पता कर सकते हैं। तो जितना सारा सेक्शन इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे, सारा का सारा सेक्शन का नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह का रहेगा। ओके, तो ये बात आई थिंक समझ में आ गया सबको। अब हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट में सी सेक्शन। ओके, तो चलो देखते हैं सी सेक्शन। ठीक है, ये मेरा सी सेक्शन हुआ। अब सी सेक्शन का ये क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं वेब, इसको बोलते हैं वेब, और ये हो गया उसका फ्लेंज। क्या हो गया, फ्लेंज। अच्छा, वेब हाइट कितना होगा, ये होगा उसका वेब का हाइट, या डेप्थ बोल सकते हैं, उसको डेप्थ बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डेप्थ। ठीक है, तो ये मेरा सी सेक्शन। चलो आगे देखते हैं एंगल सेक्शन को। तो ये रहा मेरा एंगल सेक्शन। ठीक है, अच्छा, एंगल सेक्शन देखने से पहले हम लोग प्रीवियस वाला का नाम देख लेते हैं, नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो प्रीवियस वाला का जो नाम था, ये सी सेक्शन है, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं ISJC, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर सेक्शन चैनल। ठीक है, जूनियर चैनल सेक्शन, सॉरी जूनियर चैनल सेक्शन, जेसी से होगा आपका जूनियर चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन। अच्छा, अब इसको बोल सकते हैं ISLC, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल सेक्शन। ओके, अच्छा, इसको हम लोग बोल सकते हैं ISMC, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल सेक्शन। सी रहेगा तो चैनल सेक्शन। ओके, और इससे पहले हम लोग देखे थे ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम, वो आई सेक्शन के लिए होगा। ठीक है, अगर बी रहता है तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं बी है तो वो आई सेक्शन के लिए होगा, और ये रहा आपका चैनल सेक्शन के लिए। अब जो देखे ये एंगल सेक्शन और एल सेक्शन भी बोलते हैं इसको, देखने में एल शेप का इसीलिए एल सेक्शन, और
एंगल है, तो इसलिए एंगल सेक्शन। इसका नाम कैसे देखेंगे? इसका नाम होगा आई एस नाम कैसे हो सकता है? ई ए, ठीक है, ई ए क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन। क्या बोलते हैं? इक्वल एंगल सेक्शन। अच्छा, इसका लेंथ और ये फ्लेंज, दो फ्लेंज है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फ्लेंज। तो दोनों फ्लेंज का अगर लेंथ सेम है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल एंगल सेक्शन है ये, ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ कि एक का साइड ऐसा है और दूसरा फ्लेंज का कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ इस तरह का है, तो इसके केस में क्या देखा जा रहा है? इसके केस में हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ अनइक्वल है ना, तो इसलिए हम लोग इसका नाम दे सकते हैं ISUA, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल सेक्शन, ठीक है, नाम से ही पता चल गया। अच्छा, अब इसको और एक तरीके से हम लोग, अगर नाम नहीं दिया फिर भी हम लोग फ्लेंज का साइड से बता सकते हैं। मान लेते हैं कि कुछ ऐसा दिया कि ISA 50 इंटू 6, कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है? ISA इंटू 50 इंटू 6। तो पहला 50 से एक फ्लेंज का लेंथ, दूसरा 50 से दूसरा फ्लेंज का लेंथ, और 6 जो रह गया वो 6 से क्या बोल रहा है कि उसका थिकनेस, ये जो उसका थिकनेस है, ये थिकनेस या फिर यहां पे जो थिकनेस है, ठीक है, ये थिकनेस को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6 थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना होगा। तो हम लोग नाम क्या दिए? ISA। अगर 50 इंटू 60 इंटू 6 देता तो एक फ्लेंज का 50, दूसरा फ्लेंज का 60 एंड थिकनेस होगा उसका 6। समझ में आ गया? आई थिंक बहुत अच्छे से। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक सेक्शन देख लेते हैं हम लोग, टी सेक्शन। सो ये आप लोगों के सामने रहा टी सेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो दीज आर द सेक्शन। क्या देखें? आई सेक्शन, सी सेक्शन मतलब चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन मतलब एल सेक्शन, और लास्ट में देखेंगे हम लोग टी सेक्शन। तो इंडियन स्टैंडर्ड टी से कुछ अगर शुरू होता है तो हम लोग पता चल जाएगा ये टी सेक्शन, टी सेक्शन है, ओके। तो ये बहुत इजी टॉपिक था अभी। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि इसको बनाता है कैसे, इसको कैसे बनाया जाता है। इसको एक्चुअली ये जितना सारा हम लोग सेक्शन देखे इसको बोलते हैं रोल्ड सेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रोल्ड सेक्शन। तो ये रहा आप लोगों के सामने उसका पिक्चर। क्या बोल रहा है? द सेक्शन इज फैब्रिकेटेड इन वर्कशॉप बाय रोलिंग मिल। सॉरी, यहां पे आई होगा, एक स्पेल मिस्टेक हुआ है, मिल होगा, ठीक है। वेयर हॉट moldable steel is passed through a series of rollers that squeeze the materials into desired shape is called rolled section। क्या बोल रहा है रोल्ड सेक्शन में? कि ये सारा का सारा सेक्शन जो है वर्कशॉप में बनता है, ये हम लोग को पहले से पता चल गया वर्कशॉप में बनता है, और प्रीवियसली इसको बहुत ही हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, रेड हॉट, एकदम गर्म होके लाल रंग हो जाता है। देख हम लोग देख पा रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे एक पिक्चर है, कि इस तरह का रेड हॉट रहता है, जिसको हम लोग मोल्डेबल है, मतलब जिसको जो शेप देना चाहते हैं वो शेप ले सकते हैं, मोल्डेबल। अच्छा, अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जो शेप देना चाहते हैं उस शेप देने के लिए दोनों तरफ से स्क्वीज करते, प्रेशर देते हैं, और प्रेशर जैसे देंगे उस हिसाब से उसका शेप बन जाएगा। तो यहां पे देख रहा है कि और वो रोलर के ऊपर से निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रोल्ड सेक्शन। तो जब गर्म रहेगा, हॉट रहेगा, उसको प्रेशर देके जो शेप देंगे वही शेप में बन जाएगा। तो आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, सी सेक्शन, ये सारा सेक्शन क्या करते हैं हम लोग? मतलब फैब्रिकेशन के टाइम में उसी टाइम उसका शेप निकल के आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग रेलवे का जो ट्रैक है वो भी एक तरह का क्या है? आई सेक्शन है,
इस तरह का है, नीचे का फ्लेंज थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो इसको क्या, ये सेक्शन कंप्लीटली वैसा ही बन के ही आता है, ये सेक्शन वैसे ही बन के आता है, बीच में ये जगह को स्क्वीज करके उसको आई शेप दिया जाता है। ओके, तो ये हुआ मेरा रोल्ड सेक्शन। तो रोल्ड सेक्शन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सर्कुलर सेक्शन भी हो सकता है, कोई सर्कुलर सेक्शन को भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन, कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन को भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे कि दो एंगल सेक्शन को जोड़कर एक रेक्टेंगल शेप का सेक्शन बनाया गया वेल्ड करके। ठीक है, तो यहां पे जो बेसिक जो दो सेक्शन था, एंगल सेक्शन था, अब दो कैसे दिखा देते हैं, एक पिक्चर ड्रॉ करके हम दिखा देते हैं, यहां पे दिखा देते हैं। मान लेते कि ये एक क्या है, ये एंगल सेक्शन है। ओके, ये क्या है, एक एंगल सेक्शन है। इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। अच्छा, यही पे हम लोग शो करेंगे, ये क्या है, एक टी सेक्शन है ना, ये क्या है, एक टी सेक्शन है। अब यहां पे अगर हम लोग और एक टी सेक्शन को ऐड कर देंगे, ठीक है, देख लेते हैं, और एक टी सेक्शन को अगर ऐड करेंगे तो वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग दो टी सेक्शन को हम लोग असेंबल कर दिए। दो टी सेक्शन को असेंबल करने से क्या मिल रहा है हमको, आई सेक्शन मिल रहा है ना। तो दो रोल्ड सेक्शन को हम लोग असेंबल करके दूसरा सेक्शन बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल, हम लोग पहले दो टी सेक्शन को जोड़ के क्या ऐसा नहीं करते, सॉरी टू से कि इस तरह का इसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं आता है। ठीक है, ये फ्लेंज के साथ फ्लेंज को इस तरह से कनेक्ट करके, सॉरी वेट के साथ वेट का थिकनेस को कनेक्ट करके इतना स्ट्रेंथ वो नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्या एक दूसरा शेप दे सकते हैं, ये चीज समझाने के लिए हम लोग उसको ड्रॉ किए। ठीक है, कि एक रोल्ड सेक्शन के साथ दूसरा रोल्ड सेक्शन को असेंबल करके, मान लेते हैं कि ये एक क्या है, एल सेक्शन है, ये क्या है, दूसरा एल सेक्शन है, एक एल सेक्शन दूसरा एल सेक्शन को ऐड करके देखिए एक सी सेक्शन बन गया। ठीक है, मतलब ये एक एंगल सेक्शन है, साथ में ये एक एंगल सेक्शन है। दोनों सेक्शन को अगर हम लोग कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए, तो क्या बन गया, सी सेक्शन बन गया। यही बात समझाना चाहता था। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। स्टील का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है, यूनिट मास वेट, और इसको डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इसका डेंसिटी क्या कितना, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, याद रखना होगा, कोड में मिल जाएगा। ठीक है, कोड बुक में ये गिवन है ऑलरेडी, फिर भी ये थोड़ा याद रखना होगा, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोगों को कोड बुक अलाउ नहीं है। उस टाइम ये मेरा दिमाग में जितना स्टोर रहेगा उतना इफेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन इन जनरली कोर्स के लिए, डिप्लोमा कोर्स के लिए, बीटेक कोर्स के लिए साथ में एग्जाम के साथ हमको कोड बुक अलाउ करते हैं। तो कोड बुक में ये लिखा रहता है, फिर भी इसको जितना याद रखेंगे बेहतर है फॉर फ्यूचर के लिए। ओके, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हम लोग को पहले से पता है, 2 × 10⁵ ये इनटू है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम लोग शेयर मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शेयर मॉड्यूलस बोलते हैं। जी का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना, 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना एक्सपेंशन होता है दिया हुआ है, और उसके साथ पॉइजन रेशियो। ठीक है, ये ऑलरेडी ये सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम लोग इसको कवर करके आए हैं। फिर भी अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का आप लोग लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरा इसी चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सब जो था ये फिजिकल प्रॉपर्टीज था। ओके, अकॉर्डिंग टू IS 800 1984, ये IS 800 में ये सब दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज।
अब क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू आईएस 2007। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यील्ड स्ट्रेस जिसको Fy से डिनोट किया जा रहा है, यील्ड स्ट्रेस मतलब Fy से यहां पे डिनोट किया जा रहा है, कितना वैल्यू दिया हुआ 220 to 450 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, याद रखना होगा। Fy का स्टील का Fy का वैल्यू ये सब कहां से निकला? ग्राफ देख के बहुत लोगों को समझ में आ गया है कि क्या यील्ड स्ट्रेस क्या है, वहां पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस लिखा है क्या है, ये सबको पता चल गया आई थिंक। तो ग्राफ में चलते पहले, तो ग्राफ में क्या देख रहे हैं, पहला वाला ग्राफ में हमको क्या शो हो रहा है कि यहां पे टेंसाइल ये ग्राफ में क्या शो हो रहा है कि देखिए पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ओके हाँ, इस ग्राफ में क्या शो हो रहा है, इसमें हम लोग का स्ट्रेस शो हो रहा है, इसमें स्ट्रेन का मतलब चेंज करना अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस, वो चेंज कितना हो रहा है। तो धीरे धीरे ग्राफ स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ मेरा स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे क्या होता है आगे कर्व कुछ ऐसा जाता है, सबको पता है ये बात, ठीक है, कर्व कुछ ऐसा जाता है। अब यील्ड पॉइंट कहां पे होता है हम लोगों को, इसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं। दो पॉइंट होता है, एक अपर एक लोअर, ठीक है, एक अपर यील्ड पॉइंट एक लोअर यील्ड पॉइंट। तो ये रहा उसका यील्ड पॉइंट, y से डिनोट करते हैं। तो यील्ड पॉइंट में जितना स्ट्रेस डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस, और इसको स्पेसिफिक Fy से डिनोट किया जाता है। क्लियर, इसको स्पेसिफिक Fy से डिनोट किया जाता है, ये चीज याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस डायग्राम में यही डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा, फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ में पहुंच गया। तो ये पॉइंट क्या हुआ उसका, ये पॉइंट हुआ उसका अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है, इसमें स्ट्रेन और इसमें स्ट्रेस। तो इस अल्टीमेट पॉइंट में, इस पॉइंट में अल्टीमेट पॉइंट में जितना स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, इसको हम लोग Fu से डिनोट करते हैं, कितना, Fu से। तो ये एक एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू निकाला गया है कि स्टील का Fy वैल्यू कितना होता है, दिया हुआ है, ये वैरी करता है 220 to 450, क्यों वैरी करता है वो हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यू वैरी क्यों करता है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है इसका ये वैल्यू, ठीक है, आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और अल्टीमेट पॉइंट में उसका स्ट्रेस क्या होगा, Fu वो है 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा Fy का, ठीक है, मतलब यहां पे जो Fy होगा उसका 1.2 गुना होगा हमेशा के लिए ये Fy, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हम लोग अगर एक जान पाएंगे, Fy जान पाएंगे, तो Fu भी ऑटोमेटिकली हम लोग जान लेंगे। ओके, अच्छा, तो ये हुआ मेरा दो वैल्यू, और उसके साथ साथ एक पॉइंट बोल रहा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इसका इलोंगेशन जो है 20% तक ये इलोंगेट हो सकता है, इसका प्रीवियस जितना लेंथ था उसका 20% एडिशनल वो इलोंगेट हो सकता है। तो ये था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, चलो देख लेते हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के स्टील के अंदर क्या क्या केमिकल रहता है, कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो बेसिक इसका जो एलिमेंट है वो है आयरन, क्या है, आयरन इसका बेसिक कंपोनेंट है जो 98% रहता है, कितना, 98%, ठीक है। अब आयरन के साथ क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन बोलते हैं। इसका परसेंटेज कितना, 0.1 to 1.1%, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 0.1 से 1.1% तक ये रहता है। बाकी इसके साथ बहुत और भी बहुत सारा रहता है, जैसे कि हो गया सल्फर हो गया,
फास्फोरस हो गया, निकेल रह सकता है, फिर इसके साथ क्रोमियम रह सकता है। ठीक है, तो ये टोटल मिलके क्या बनाता है? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, जिसको हम लोग स्टील बोलते हैं। अब ये सब क्यों ऐड किया जाता है? ठीक है, मेन तो है आयरन, उसका मेन कंपोनेंट है आयरन। आयरन के साथ कार्बन कंटेंट ऐड करते हैं, सल्फर, फास्फोरस, निकेल, क्रोमियम और मैंगनीज भी इसके साथ रहता है, मैंगनीज, और एक रहता है मैंगनीज भी रहता है इसके साथ, तो मैंगनीज, ये सब ऐड करके उसका प्रॉपर्टीज को चेंज किया जाता है। ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज को चेंज किया जाता है। अच्छा, अब यहां पे जो कार्बन कंटेंट है, ये कार्बन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कार्बन कंटेंट के ऊपर। अगर कार्बन कंटेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, परसेंटेज ज्यादा होगा, कार्बन कंटेंट मिक्स ज्यादा किए हैं, तो वो स्टील का हार्डनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या होगा? स्टील का हार्डनेस जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, अब हार्डनेस बढ़ने के साथ साथ कौन सा प्रॉपर्टी डेवलप होता है? हार्डनेस बढ़ने के साथ साथ मटेरियल्स का कौन सा प्रॉपर्टी डेवलप होता है? ब्रिटलनेस डेवलप होता है। ओके, और साथ में डक्टिलिटी जो है वो घट जाता है। क्लियर ये बात? कार्बन कंटेंट का परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ ब्रिटलनेस बढ़ जाता है और डक्टिलिटी घट जाता है और उसको ज्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ मेजरमेंट करने के लिए कुछ पैरामीटर है, जैसे कि ब्रिटलनेस, हार्डनेस, उसका डक्टिलिटी। दीज आर द बेसिक कुछ क्या बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिसके ऊपर टोटल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। क्या क्या बोले? हार्डनेस, उसके बाद ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ। हैंडराइटिंग बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये हुआ उसका स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक ग्राफ हमने क्या किए? ड्रॉ किए हैं। इस ग्राफ में क्या देखा जा रहा है? ये उसका स्ट्रेस है और ये उसका स्ट्रेन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक नॉर्मल स्टील का जो ग्राफ होता है वो क्या, और इसके साथ साथ ये उसका कार्बन परसेंटेज का भी ग्राफ है कि कार्बन परसेंटेज अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो नॉर्मली जो ग्राफ रहता है स्टील का, मिनिमम कार्बन कंटेंट अगर रहेगा स्टील में, तो उसका ग्राफ हम लोग जनरली कुछ ऐसा देखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है फॉर लो कार्बन कंटेंट। ओके, अब कार्बन कंटेंट क्या किए? बढ़ा दिए। कार्बन कंटेंट जब इंक्रीज कर दिए तो ग्राफ क्या हो गया? मेरा ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, लेकिन इसका ब्रेकिंग पॉइंट यहां पे हो गया। ठीक है, ये हुआ उसका ब्रेकिंग पॉइंट। और कार्बन कंटेंट जब लो था उसका ब्रेकिंग पॉइंट कहां पे था? ये था उसका ब्रेकिंग पॉइंट। अच्छा, कार्बन कंटेंट क्या किए? कार्बन कंटेंट को हम लोग और थोड़ा बढ़ा दिए, तब उसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा होगा। वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट यहां पे हो गया। मतलब इस ग्राफ में क्या शो हो रहा है? इस ग्राफ में यही शो हो रहा है कि कार्बन कंटेंट जितना बढ़ेगा डक्टिलिटी उतना ही घट रहा है, स्ट्रेन घट रहा है। क्या हो रहा है? स्ट्रेन घट जा रहा है। स्ट्रेन घट रहा है मतलब डक्टिलिटी में घट रहा है। क्लियर हो गया? तो ये है कार्बन कंटेंट के साथ स्टील का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का कुछ बिहेवियर। अब हम लोग देख लेंगे कि कार्बन कंटेंट के आधार पे तीन तरह से इसको डिवाइड किया गया है। एक लो कार्बन कंटेंट वाला स्टील, एक है मीडियम कार्बन स्टील और एक है हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो लो कार्बन स्टील अगर होगा तो उसमें कितना परसेंटेज रहता है? 0.12
रहता है 0.25 तक परसेंटेज। ऑब्वियसली ये क्या होगा, परसेंटेज। अच्छा, मीडियम कार्बन स्टील में कितना रहेगा, 0.252, ये रहेगा 0.6 तक, 6%। ठीक है। और एक है जो जिसको हम लोग बोलते हैं हाई कार्बन स्टील, उसका रहेगा 0.62, कितना, 1.1, जो लिमिट हम लोग देखे थे कहां पे, 1.1, ये लिमिट टू 1.1। ठीक है, ये हुआ आपका हाई कार्बन। अच्छा, तो कार्बन कंटेंट ज्यादा है जिसमें वो कहां पे यूज होगा, कार्बन कंटेंट लो है जहां पे वो कहां पे यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन कंटेंट जहां पे लो है मतलब वो स्टील का क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी ज्यादा है ना, तब मतलब उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग चाहते हैं, आरसीसी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो लो कार्बन स्टील यूज होता है इन केस ऑफ आरसीसी में। रोल्ड सेक्शन जिसको इजीली मोल्ड कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, इजीली मोल्ड कर सकते हैं, एक शेप से दूसरा शेप में चेंज कर सकते हैं, उसके लिए लो कार्बन कंटेंट वाला स्टील चाहिए ताकि इसको हम लोग डिफरेंट शेप दे सके, डक्टिलिटी रहेगा तभी कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, मीडियम कार्बन कंटेंट को हम लोग कहां पे यूज करेंगे, मतलब लो कार्बन कंटेंट से थोड़ा सा ज्यादा जहां पे स्ट्रेंथ का जरूरत है, जैसे कि हैमर से हम लोग दूसरे जगह पे क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं। तो हैमर में क्या चाहिए, हैमर को स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जिसके ऊपर वो हैमरिंग कर रहा है उससे ज्यादा ये स्ट्रेंथ रहना चाहिए ताकि ये टूट ना जाए। वो टूट जाएगा लेकिन ये टूटना नहीं चाहिए, इसलिए इसको ज्यादा हार्ड होना जरूरी है। क्लियर। अच्छा, अब इससे भी हाई कार्बन कंटेंट वाला को कहां पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, लोहा से लोहा काटता है, ये बात सबको पता है ना, लोहा से ही लोहा को काटा जाता है। तो अच्छा, जो थोड़ा कम स्ट्रेंथ वाला स्टील है तो उसको तब हाई स्ट्रेंथ वाला स्टील से काटना होगा। तो जब हम लोग कटिंग करते हैं, लोहा को कटिंग करते हैं लोहा से अगर, तो वो जो कटर होता है आयरन का कटर, उसमें हाई कार्बन कंटेंट वाला स्टील का यूज कर सकते हैं। या फिर जहां पे ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग, ठीक है, तो ड्रिलिंग के लिए भी बहुत हाई स्ट्रेंथ वाला स्टील चाहिए। तो इस सब में ये कार्बन कंटेंट का वेरिएशन दिखता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, कार्बन कंटेंट वाला चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग के पास वीडियो को और ज्यादा हम लोग लेंथी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसको अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो और बाकी जो रिमेनिंग 2 टॉपिक्स विल बी कवर्ड बाय नेक्स्ट डे। क्या क्या बच गया मेरा बच गया जो यहाँ पे है डिफरेंट कोड, टाइप ऑफ लोड का टाइप, डिफरेंट कोड एंड मेथड ऑफ डिजाइनिंग, ये 3 टॉपिक मेरा बच गया है। इसको हम लोग अगले वाला क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक जितना आज समझाया गया है अच्छे से उसको समझ गए होंगे। ठीक है, सो हम लोग इसमें कुछ चलते प्रीवियस कुछ क्लास में चलते हैं, पिक्चर में चलते हैं जिसको हम बनाए अपने हाथों से। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये एक कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है कि ये एक दूसरा एक स्टील का सेक्शन है, ये स्टील का सेक्शन को वेल्ड करके, इसको हम लोग वेल्ड करके बनाए। ठीक है, दूसरा वाला ये एक स्टील प्लेट है, दूसरा एक स्टील प्लेट के साथ कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, वेल्डेड कनेक्शन, सबको पता है। अच्छा, वही स्टील प्लेट, दोनों स्टील प्लेट को अगर हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पे हम लोग रिवेटिंग करके कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ये एक एंगल सेक्शन है। अब उस एंगल सेक्शन के साथ बहुत सारा सेक्शन का कनेक्शन कर सकता है रिवेट के साथ। तो ये रहा उसका पिक्चर। नेक्स्ट क्या है, ये इन जनरली रेलवे स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में कहीं पे भी हम लोग बहुत देखने को मिलता है। ये कनेक्शन है, कुछ नहीं, ये क्या है, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है। ये 3 एलिमेंट को कनेक्शन किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये है मेरा रिवेट जिसके साथ कनेक्शन करते हैं। ठीक है, ये हुआ मेरा रिवेट। और ये हुआ बोल्ट। बोल्ट में क्या रहता है, थ्रेडिंग पोर्शन रहता है। ठीक है, बोल्ट में रहता है थ्रेडिंग पोर्शन, ये है मेरा थ्रेडिंग पोर्शन। तो रिवेट और बोल्ट में डिफरेंस पता चल गया। रिवेट में कोई थ्रेड पोर्शन नहीं, लेकिन बोल्ट में थ्रेडिंग पोर्शन रहता है।
मतलब रिवेट का कनेक्शन है परमानेंट, लेकिन बोल्ट का कनेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको असेंबल एंड डीअसेंबल कर सकते हैं, उसको घुमा के खोल भी सकते हैं, फिर उसको टाइट भी कर सकते हैं। लेकिन रिवेट में ये पॉसिबल नहीं है, वो एक बार के लिए फिक्स हो जाता है। ठीक है, ये एक कनेक्शन है जिसके साथ हम लोग रिवेटिंग करते हैं, ऐसे होल बना हुआ रहता है इसके साथ पहले से स्टील के अंदर, और बाद में ये हम लोग क्या करते हैं, बोल्ट को रिवेट को क्या करते हैं, उसके अंदर लोड देके उसको क्या करते हैं, उसको लोड देके हम लोग ऐसा बना देते हैं। ठीक है, और ये अंदर मान लेते चला गया। ये हुआ रिवेट। ये सब सारा डायग्राम मेरा आने वाला लेक्चर में काम में आएगा। ठीक है, ये रहा कंप्लीट रिवेट का एक डायग्राम। ठीक है, इसका दो हेड रहता है, ये एक हेड, ये एक हेड। इसको क्या बोलते हैं, हेड। ये पोर्शन को क्या बोलते हैं, शैंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सैंक। ठीक है, ये हुआ सैंक का डायमीटर। ठीक है, मान लेते कि इस तरह का रिवेट, ये रिवेट को हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, और मतलब ये कटिंग पोर्शन है, यहां से हम लोग मान लेते कि दूसरा एक ये था, क्या बोलते हैं, ये कंप्लीट एक सेक्शन था, उस सेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग क्या किए, ऐसे कर दिए। ओके, अच्छा, तो ये टॉपिक था जो हम लोग पढ़ा है। ठीक है, तो आई थिंक आज का जो इंट्रोडक्शन सेशन था, आई थिंक आज का इंट्रोडक्शन सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा सबके लिए। ठीक है, तो आने वाला पूरा लेक्चर को फॉलो कीजिए और अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझाएंगे। ठीक है, और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंट पाने के लिए जरूर मेरा चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो को मिस ना कीजिए, एंड तक देखिए। ओके, तो आज के लिए थैंक यू, और आज ये नया टेक्निक के साथ वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।